अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। थानेदार भी हमारे पीछे पीछे ही आ गया था। वो राना साहब के पीछे ऐसे खड़ा था जैसे मजारा या नौकर अपने मालिक के सामने खड़ा होता है। राना साहब ने थानेदार को एक बार फिर से धमकी लगाई और थानेदार बेचारा फिर से मिन्नतें करने लगा। साथ ही उसने हर तरह से ताउन का यकीन भी दिलाया था। अब मैंने राना साहब को एक तरफ ले जाकर समझाया, सर जी इस थानेदार की बदली वगैरह ना करवाइएगा। इस वक्त जितना फायदा ये बंदा दे सकता है नया आने वाला शायद ना दे सके। राणा साहब मेरी इस बात से मुत्तफिक हो गए। उन्होंने उसके खिलाफ मजीद कार्रवाई ना करने का वादा कर लिया। हम लोग वहां से निकलकर डॉक्टर के पास पहुंच चुके थे। थानेदार अब भी हमारे साथ ही था। टेडी और अली को डॉक्टर के पास छोड़कर मैं और राणा साहब गाड़ी में आकर बैठ गए। अकरम अली वगैरह का ख्याल रखने के लिए उनके साथ मौजूद था। राणा साहब अब वापसी की इजाज़त मांग रहे थे। उनके मुताबिक उन्हें कल हर सूरत इस्लामाबाद में 2 मीटिंग्स अटेंड करना थी, वरना करोड़ों का नुकसान हो सकता था। मैं चाहता था कि राणा साहब बस चंद दिन और रुक जाएं, इसीलिए मैंने उनको मनाने की कोशिश की थी। लेकिन राणा साहब जाहिर है अपनी बिजनेस मीटिंग हमारे ज़ाती मसाइल की खातिर छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें ना मानना था सो वो ना माने। यही वो वक्त था जब एक जीप हमारी गाड़ी के बिल्कुल आगे की तरफ आके खड़ी हो गई। एक झटके से उसका दरवाजा खुला और उसमें से डांगर बरामद हुआ। उसके हाथ में वही मखसूस गन थी जो हमेशा से उसकी पहचान रही थी। जीप देखकर मेरा हलक खुश्क हो गया। यकीनन थाने के अंदर से किसी एहलकार ने चौधरी के साथ वफादारी निभाई थी। ये चौधरी की जीप थी जो हमेशा उसके ज़ेरे इस्तेमाल रहती थी। तो गोया चौधरी गांव में आ चुका था और इस वक्त हम लोग चौधरी का सामना करने वाले थे। मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। राणा साहब गुस्से से गाड़ी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि आने वाले ने जिस अंदाज से और जितनी रफ्तार से गाड़ी हमारे बराबर से गुजारी थी, हम डर गए थे। एकदम ऐसे लगा कि शायद गाड़ी हमारी गाड़ी से टकरा गई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ये कौन बदतमीज है, इसे गाड़ी चलाने की भी तमीज नहीं है। ये कहकर वो मेरी तरफ देखने लगे, गोया सवाल कर रहे हो कि आने वाला कौन था। मैंने बमुश्किल थूक निगला और राणा साहब को बताया कि आने वाला चौधरी था। एक दफा तो राणा साहब की आंखों में भी हैरत नजर आई, लेकिन वो खौफजदा बिल्कुल भी नहीं हुए थे। चौधरी भी अब गाड़ी से बाहर आ चुका था। राणा साहब भी अपनी गाड़ी से निकलना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। नहीं सर, आप बैठिए प्लीज, पहले मैं निकल कर बात करता हूँ सर। हो सकता है इन्हें हमारे साथ कोई काम ही ना हो, बल्कि वो डॉक्टर से मिलने आए हों। राणा साहब मान गए और गाड़ी में ही रुक गए। मैं निकला और डांगर की तरफ देखने लगा। डांगर भी मेरी तरफ ही देख रहा था और उसकी शोलाबार आंखें गवाही दे रही थी कि वो लोग इस वक्त सिर्फ हमारी वजह से ही वहां मौजूद थे। चौधरी अभी तक गाड़ी से बाहर नहीं निकला था, लेकिन हमें पता चल चुका था कि वो भी गाड़ी के अंदर मौजूद है। थानेदार अकरम और डॉक्टर भी इस वक्त तक चौपाल से निकलकर सहन में आ चुके थे। गालिबन वो भी जीप की आवाज सुनकर ही बाहर आए थे। अचानक डांगर गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्या करूं। दफतन थानेदार की गूंजदार आवाज सुनाई दी, खबरदार डांगर, कोई गलत हरकत मत करना। और डांगर रुक कर उसको देखने लगा। उस पर गोया हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। चौधरी असलम का नमक खुआर थानेदार मेरे जैसे काम से आदमी की हमायत में डांगर को धमकी लगा रहा था। डांगर ने उसे गाली निकाली तो थानेदार बोला, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग देता हूँ डांगर, अब तुम्हारे मुंह से कोई गाली ना निकले, और हाँ, अपनी गन भी गाड़ी में रख दो। थानेदार इतनी देर में अपना सर्विस रिवॉल्वर भी निकाल चुका था। यकीनन उसे एहसास हो गया था कि सूरत हाल किसी भी लम्हे खराब हो सकती है। एक झटके से जीप का दरवाजा खुला और चौधरी असलम बाहर निकला। उसका चेहरा थानेदार की तरफ था। ओए थानेदार, एक तो तूने हमारे मुजरम छोड़ दिए, ऊपर से मेरे बंदे को धमकी लगाता है। तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरे आदमी को धमकी लगाए। मेरे आदमी को? चौधरी असलम के आदमी डांगर को? थानेदार का सर झुक गया। शायद चौधरी के सामने बोलने की हिम्मत अब भी उसमें नहीं थी। मुझे लगा कि शायद अब डांगर दोबारा पेशकदमी करेगा, लेकिन थानेदार ने एकदम से सर उठाकर कहा, माफ करना चौधरी जी, लेकिन मैं अब आपको मनमानी नहीं करने दूंगा। अब तो चौधरी को जैसे आग लग गई। वो गुस्से से थानेदार की तरफ बढ़ा। थानेदार अपनी जगह पर ही खड़ा था। चौधरी असलम उस पर पल पड़ा
اس نے تھانے دار پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ تھانے دار خاموشی سے تھپڑ کھا رہا تھا۔ شاید اس پر چودھری کے رشوت کے پرانے احسانات تھے جن کے بوجھ تلے دب کر وہ ابھی تک خاموش تھا۔ چودھری کے اس اقدام کے بعد رانا صاحب کے لیے گاڑی میں بیٹھے رہنا دشوار ہو گیا اور وہ باہر آ گئے۔ بات سنے چودھری صاحب، اور چودھری نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے رانا صاحب پر نظریں پڑتے ہی وہ مکمل رانا صاحب کی سمت گھوم گیا۔ رانا صاحب چودھری کی طرف بڑھے۔ ڈھانگر چودھری کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چودھری نے اسے رکنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اب چودھری بھی رانا صاحب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے پہنچے اور ایک دوسرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ چودھری صاحب اس غریب پر غصے کیوں ہو رہے ہیں؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ چودھری اسلم کی آنکھوں میں قہر نظر آنے لگا تھا۔ آپ کون ہوتے ہو یہ بات پوچھنے والے؟ تھانے دار نے جواب میں چودھری کو بتا دیا کہ یہ رانا صاحب ہیں، اسلام آباد سے آئے ہیں، ان کی پہنچ بڑی دور تک ہے، اور یہ کہ انہی کے کہنے پر علی اور ٹیڈی کو چھوڑا گیا تھا۔ چودھری نے اس کی بات سن کر قہر آلود نظروں سے رانا صاحب کو دیکھا اور بولا، اچھا تو یہ ہے وہ آدمی جس نے ہمارے مجرم کو چھڑایا ہے؟ رانا صاحب انتہائی اطمینان سے بولے، دیکھیں چودھری صاحب، میری آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ علی کے حوالے سے بھی آپ کو شاید غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ایسا کرتے ہیں، اندر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں اور غلط فہمی دور کر لیتے ہیں۔ لیکن چودھری نے دہاڑ کر ان کی بات کاٹ دی۔ بس مسٹر رانا، بس تمہاری ہماری دشمنی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے میرے گاؤں میں آ کر میرے مجرم علی کو چھڑایا ہے۔ تمہاری پہنچ بہت دور تک ہوگی، لیکن اس گاؤں میں صرف میرا راج چلتا ہے، صرف میرا۔ یہاں میری اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور تم نے میری اجازت کے بغیر میرے مجرموں کو آزاد کروا دیا۔ اتنی بڑی غلطی کر دی؟ رانا صاحب چودھری کے لب و لہجے کی پرواہ کیے بغیر پھر سے گویا ہوئے، دیکھیں چودھری صاحب، ہماری عمریں ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم بیٹھ کر سکون سے بات کریں۔ بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، مگر بڑوں کو چاہیے کہ غلطیوں کو ہوش سے سیدھا کریں، غصے سے نہیں۔ چودھری اب کی بار پہلے سے بھی زیادہ غصے سے دہاڑا تھا۔ ایک بار تو رانا صاحب بھی چونک گئے تھے۔ میں آنے والے لمحات کو پردہ تصور پر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ناول کا اگلا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔